ट्वेल्थ फिजिक्स में डेरिवेशन सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। यानी आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, कोई भी चार्ज पार्टिकल यानी कोई आवेशित कण रखा हुआ है तो वो किस वेग से गति करेगा, उसकी चाल क्या होगी, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, उसको निकालेंगे। यानी आज के डेरिवेशन में हम लोग आवेशित कण की गति यानी उसका वेग निकालेंगे और उसकी कितनी गतिज ऊर्जा होती है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। आज की जो हमारी डेरिवेशन है वो परीक्षा में डायरेक्ट नहीं पूछी जाती है। यानी आज की डेरिवेशन जो है हमारी वो न्यूमेरिकल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन परीक्षा में बहुत कम आता है, इस पर न्यूमेरिकल आता है कि एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, उसका अंतिम वेग क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो चलिए आज हम इसको करते हैं। देखिए इधर जैसा कि मैंने बोर्ड पर हेडिंग लगा रखी है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। यानी हमें पहले से दिया हुआ है जो हमारा वैद्युत क्षेत्र वो कैसा है, एक समान, और उसमें कोई कण है जो पहले से चार्ज्ड है, आवेशित है, उस कण की गति क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र को मानेंगे। जब भी हम डेरिवेशन करते हैं तो उसकी प्लानिंग करते हैं, इसकी भूमिका बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हेडिंग एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम लोग समांतर रेखाओं या समांतर लाइनों से दर्शाते हैं। तो हमने यहाँ पर समांतर रेखा इस तरह से बना दी हैं। इस बात का मतलब ये हो गया, इस पूरे से भाग में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे से भाग में जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक समान होगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, उसकी दिशा होती है। अब यहाँ जो दिशा है वैद्युत क्षेत्र की वो इस दिशा में है, इधर लेफ्ट से राइट, इस दिशा की हो जिधर तीर लगे हुए। यानी ये समांतर रेखाएं इस बात का संकेत होती हैं, इस बात का इंडिकेटर है कि इतने पूरे भाग में वैद्युत क्षेत्र एक समान है। पहला काम हो गया। आगे आवेशित कण की गति, यानी कोई कण है जो पहले से चार्ज है, उस पर आवेश पहले से है। तो देखें हमने क्या किया, यहां पर किसी कण को मान लिया जो पहले से रखा हुआ है, यहां पर इस जगह पे रखा हुआ है। इस कण का द्रव्यमान कुछ होगा, द्रव्यमान को हमने m मान लिया। ये कण आवेशित है, तो कण का आवेश को हम लोग q मानते हैं। तो हमने ये मान लिया इस कण का आवेश है स्मॉल q, ये रखा हुआ है पहले से। अब जब कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर कौन सा बल लगता है, वैद्युत बल। ये हम पिछली क्लास से पढ़ते आए हैं। अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा है तो उस पर बल लगेगा, वैद्युत बल। आपने एक डायलॉग सुना होगा पठान मूवी का कि पार्टी अगर पठान के घर में रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा ही। तो वैसे ही यहां पर कण अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो जाहिर सी बात है उस पर वैद्युत बल तो लगेगा ही। तो यहां पर जो आवेश क्यों रखा हुआ है, पहले से रखा हुआ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने से क्या होगा, ये रुकेगा नहीं, यहां पर इस पर लगेगा वैद्युत बल। और वैद्युत बल ये धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश पर जो वैद्युत बल की दिशा होती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। और वैद्युत क्षेत्र हमने ऑलरेडी इधर माना है, लेफ्ट से राइट। तो इस दौरान होगा ये, जो आवेश क्यू है हमारा, इस पर वैद्युत बल लगेगा इधर की ओर, इधर की ओर ऐसे बल लगेगा। अब आप खुद देखिए, जब इस पर इधर बल लग रहा है, जब इस पर इधर बल लग रहा है तो ये क्या करेगा, कण जो यहां पर रखा हुआ था यहाँ रखेगा, यहाँ रुकेगा नहीं। ये कण यहां से खिसक कर कुछ दूरी तय करेगा ऐसे इधर की ओर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब कण यहां आ गया, देखना कण का द्रव्यमान वही रहेगा, कण का आवेश वही रहेगा, लेकिन वेग यहां वो नहीं रहेगा जो यहां था। यहां तो वो रुका था, जब रुका था, रखा था, तो इसका जो प्रारंभिक वेग होगा इस पहले पॉइंट पर, प्रारंभिक वेग को हम लोग u मानते हैं, वो कितना होगा हमारा, 0। यानी जब वो रखा हुआ है ब्रह्मावस्था में, रेस्ट में, तो किसी वस्तु का वेग होता है 0। तो यहाँ पर कण रखा हुआ है पहले से, तो उसका प्रारंभिक वेग तो 0 है। अब ये रुका नहीं है, तो इसने क्या किया, यहां से यहां तक कुछ दूरी तय की। दूरी क्यों तय कर रहा है, इस पर वैद्युत बल लग रहा है इधर की ओर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो ये मजबूरन उधर जाएगा जिधर वैद्युत क्षेत्र है। और कितनी दूरी तय की, पहले वो यहां था, अब यहां आ गया, तो हमने डिस्टेंस को मान लिया x। यानी यहां से लेकर यहां तक उसने x दूरी तय कर ली, यहां से लेकर यहां तक x दूरी तय कर ली।
हमने ये भी पढ़ा है कि आवेश का मान नहीं बदलता है, कण चाहे रुका हो, चाहे तेज चल रहा हो, चाहे धीमे चल रहा हो, आवेश नहीं बदलता है। किसी कण पर जितना आवेश है उतना ही रहता है, यानी वेग का आवेश पर प्रभाव नहीं पड़ता है और द्रव्यमान भी नहीं बदलेगा इस केस में यहाँ पर। तो लेकिन वेग बदल जाएगा, यहाँ प्रारंभिक वेग u था और यहाँ कुछ वेग अलग होगा, उस वेग को हमने मान लिया है v। क्या मान लिया? अंतिम वेग मान लिया v। और इस क्वेश्चन में हमें वही ज्ञात करना है, आवेशित कण की गति। गति का मतलब उसका वेग कितना होगा, वो किस वेग से गति करेगा, उसकी चाल क्या होगी, उसको कैलकुलेट करना। अब देखिए, अब यहां पर दो वेग हैं, u है प्रारंभिक वेग, v है अंतिम वेग। वेग में परिवर्तन हो रहा है और जब वो यहां से यहां तक जा रहा है तो कुछ समय भी लग रहा होगा। वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। यहाँ वेग अलग है, यहाँ वेग अलग है, वेग में परिवर्तन हो रहा है तो जाहिर सी बात में इसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा होगा इस कण में। तो त्वरण को हमने मान लिया स्मॉल a। क्या मान लिया? स्मॉल a। डायग्राम आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिए इसी बात को हमने लिखा है कि माना स्मॉल m द्रव्यमान और स्मॉल q आवेश का एक कण जो है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E में रखा है। जब रखा है तो उसका प्रारंभिक वेग u हो गया 0। अब ये रुक नहीं पाएगा। क्यों नहीं रुक पाएगा? वैद्युत क्षेत्र इस पर वैद्युत बल जो लगाएगा। अब वैद्युत क्षेत्र में होने की वजह से वैद्युत क्षेत्र इस पर वैद्युत बल लगाएगा और धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश पर जो वैद्युत बल लगता है वो इधर लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो यानी यहाँ पर जो F लग रहा है, वैद्युत बल लग रहा है, वो इधर लग रहा है, इधर की ओर, यानी F की दिशा इधर है, इधर की ओर। जिधर वैद्युत क्षेत्र है उधर ये गति करने लगेगा। जब गति करेगा तो इसने यहां से यहां तक कितनी दूरी तय की, उस दूरी को हमने x मान लिया। अब यहां पर वेग कुछ अलग होगा, जब वो गति कर रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ वेग 0 था, चल रहा है तो वेग अलग होगा। उसकी चाल क्या होगी, उसका वेग क्या होगा, अंतिम वेग v है, हमें इसी को कैलकुलेट करना है। और अभी जब ये गति कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें गतिज ऊर्जा होगी, तो उस गति ऊर्जा को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो निकालेंगे। तो देखिए इसी बात को सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे। इसी बात को हमने यहाँ पे लिख रखा है, माना स्मॉल m द्रव्यमान एवं स्मॉल q आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा है। कण पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत बल F लगने से x दूरी तय करने पर उसका वेग v हो जाता है और इस दौरान उत्पन्न त्वरण a है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालने के बाद इसका वर्णन या डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसके बाद हम ये डायग्राम बनाएंगे। अब देखना यहाँ पर गति हो रही है, क्या हो रही है? गति। तो जाहिर सी बात है गति के समीकरण लगेंगे। अब गति के समीकरण हमारे सामने तीन है। फर्स्ट v इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हम इनमें से किसका चुनाव करेंगे, यहाँ कौन सा लगाएंगे? तो आप खुद देखिए, v बराबर u प्लस at, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t समय है। हमारे इस क्वेश्चन में कहीं भी हमने समय का जिक्र नहीं किया है तो फर्स्ट वाला नहीं आएगा, पहली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा हमारा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u वेग है, अब यहाँ तो दो वेग है, पहले 0 है बाद में कुछ और निकालना है। दूसरी बात, दूसरे में समय भी है, समय भी नहीं है, तो मजबूरन हमारा यहाँ पर तीसरा समीकरण लगेगा। कौन सा लगेगा? गति का तीसरा समीकरण, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए u दिया है, 0 है रखा है, तो v पूछा है, a होगा, जब u v वेग अलग होंगे तो त्वरण जरूर होगा, दूरी तय की वो x है। तो गति के जो तीसरे समीकरण है वो हमारी प्रॉब्लम सिचुएशन के हिसाब से आते हैं, तो यहां पर तीसरा फिट हो रहा है तो हम गति का तीसरा समीकरण लगाएंगे। देखिए इसको करते हैं, गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से, गति का तृतीय समीकरण हम लोगों ने पढ़ा है, न्यूटन ने दिया ये, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखें यहां पर, इसको देखें, v यहां पर अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, s ये विस्थापन है, विस्थापन होती है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, उसको हम विस्थापन कहते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर गौर करें, u प्रारंभिक वेग है, u हम कितना लगाएंगे? 0, यानी हमारे इस क्वेश्चन में u इक्वल टू हम इक्वेशन में 0 लगाएंगे। s उसने जब यहां से यहां तक जो दूरी तय की है, विस्थापन तय किया है, वो x है, पहले यहां था अब यहां पर आ गया है, विस्थापन है इन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी ये x। तो यानी इस केस में जो हमारा s है, s की जगह हम इस्तेमाल करेंगे x।
ए त्वरण है। अब त्वरण कैसे निकालेंगे इसको देखना, इसको जरा गौर करना। अब गति हो रही है तो जाहिर सी बात है बल लग रहा है। अब बल का सूत्र हम लोग जानते हैं, F इक्वल टू मेरा होता है m इंटू ए। देखना हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो जाहिर सी बात है m गुणा में भाग में आ जाएगा पक्षांतर करने पर, यानी अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो a इक्वल टू मेरा आ जाएगा F अपॉन m। F क्या है? F यहाँ पर है हमारा वैद्युत बल, F है वैद्युत बल, और वैद्युत बल का सूत्र हम लोग जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है Q इंटू ई। F इक्वल टू क्या होता है Q इंटू ई। Q आवेश है, E वैद्युत क्षेत्र है। किसी आवेश पर वैद्युत क्षेत्र E में इतना बल लगता है, इतना वैद्युत बल लगता है, F इक्वल टू क्यू ई। तो हम F को कन्वर्ट कर देंगे Q इंटू ई में, तो यानी यहाँ से A इक्वल टू F को हटा देंगे, F की जगह पे क्या लगाएंगे हम Q इंटू ई और अपॉन हर में क्या चल रहा है M। अब देखिए त्वरण की जगह हम इस्तेमाल करेंगे ये क्या क्यू ई अपॉन एम। वैद्युत क्षेत्र में किसी वस्तु में त्वरण इतना होता है क्यू ई अपॉन एम। एस की जगह इस्तेमाल करेंगे एक्स, एस की जगह इस्तेमाल करेंगे एक्स, देखें यहाँ पर, और यू तो है हमारा 0। इन वैल्यू को हम यहाँ रखें और हमारा आंसर आ जाएगा। देखें v हमें चाहिए, v तो हमें निकालना ही है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू का मान है 0, तो जब 0 का हम स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहेगा, प्लस 2 के बाद क्या a, और a का मान हमारा कितना क्यू ई अपॉन एम, यहाँ पे लगाएं क्यू ई अपॉन एम मल्टीप्लाई बाई एस की जगह हमने दूरी या विस्थापन यहाँ पर हमारा कितना x है, तो s की जगह हमने x पुट किया। अब गौर करें 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ग है इधर, वर्ग का जब पक्षांतर करते हैं तो वर्गमूल बन जाएगा, यानी यहां से हम v की वैल्यू निकालेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट, देखें 2 ये लिखा है क्यू ई अपॉन एम और इंटू एक्स, ये आ गया। अब इसको देखें, नजर फैलाएं, e इंटू एक्स, इसको देखें e इंटू एक्स, इस पे गौर करें, ये क्या बन गया e इंटू एक्स, ये क्या बन गया, e है वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, x है दूरी या विस्थापन, e इंटू एक्स, ये v बन गया, v मतलब विभवांतर, ये बन गया मेरा कैपिटल V, और कैपिटल V को हम लोग क्या कहते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर है। ये आपने फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, v इक्वल टू ई इंटू डी। अब d की जगह हमारा x है, यहाँ पर डिस्टेंस x है, तो e इंटू एक्स ये v होता है, विभवांतर होता है। ध्यान दें जो स्मॉल v है वो है हमारा वेग, और जो कैपिटल V है वो है विभवांतर। तो कहने का मतलब जो हमारा ई एक्स है, इसकी जगह को इसको रिप्लेस करके हम लोग क्या ले सकते हैं, कैपिटल V मतलब विभवांतर लिख सकते हैं। तो हमारा इसका वेग निकल आया v इक्वल टू अंडर रूट 2 क्यू ई एक्स, इस ई एक्स को हमने क्या लगा दिया, कैपिटल V लिख दिया, और अपॉन हर में क्या चल रहा है m। अब देखिए ये हमारा वेग का सूत्र निकल आया, तो आवेशित कण की जो गति है, यानी यहाँ पर जो आवेशित कण का वेग होगा हम इस सूत्र से निकाल लेंगे। इससे भी निकल आएगा, इससे तब निकलेगा जब हमें ये वैद्युत क्षेत्र दिया तो हम ये लगाएंगे, और अगर हमें विभवांतर दिया तो ये लगाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो हमारा वेग है उसका अंतिम वेग, उसको निकालने के 2 सूत्र हो गए। इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1, इसको डाल दिया समीकरण नंबर 2। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या ले सकते हैं, समीकरण 1 व 2, ये वाले समीकरण 1 व 2 आवेशित कण की गति को दर्शाते हैं, या आवेशित कण के वेग को दर्शाते हैं। गति मतलब वेग होगा, आवेशित कण के वेग को दर्शाते हैं। देखिए जो हमारा टारगेट था आवेशित कण की गति यानी वेग निकालना, वो तो पूरा हो चुका है। अब जब गति हो रही है तो जाहिर सी बात है गतिज ऊर्जा भी होगी, तो हम इसकी गतिज ऊर्जा भी निकाल ले रहे हैं। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, K इक्वल टू, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, बच्चा जानता है इसे, तो K इक्वल टू 1/2 mv², K इक्वल टू हाफ mv²। देखिए यहाँ पर जो v है वो हमारा वेग है, इस पर ध्यान देना, v कैपिटल है, ये विभवांतर। अब v का मान लगा दें समीकरण 2 से, ये वाला लगाएंगे,
समीकरण 2 से v का मान लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 1/2 m v का मान समीकरण 2 से क्या है, इस पूरे मान को यहाँ पर लगा देंगे इसकी जगह। देखें ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर v की जगह v का मान लगा दो। v का मान कितना है, v का मान है हमारा √2q, देखें कैपिटल V और अपॉन m। कुछ नहीं किया मैंने, v की जगह वे का मान लगा दिया समीकरण 2 से। अब देखो कट रहा है, बहुत कुछ कट रहा है और जो बचेगा वो आंसर होगा। कट क्या रहा है, वर्ग से वर्गमूल कट गया, m से m कट गया, 2 से 2 कट गया, बहुत कुछ खत्म हो गया। क्या बचा यहाँ पर, यहाँ q बचा है, v बचा, और इधर तो क्या चल ही रहा है। तो हमारा रिलेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी यानी गति ऊर्जा K इक्वल टू, सूत्र क्या आ गया, Q इंटू कैपिटल V। K है हमारी गतिज ऊर्जा, Q है आवेश और कैपिटल V है विभवांतर, इस और इस बिंदुओं के बीच का विभवांतर है। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर्स आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मैं आपको टोटली डेरिवेशन करा रहा हूं, और डेरिवेशन जब आप हमारे देखेंगे तो आपको औरों से अलग मिलेंगे, बेहतर मिलेंगे, जबरदस्त मिलेंगे। हमारे कंसेप्ट को देखिए आप, कंसेप्ट हमारे डिटेल में होते हैं, और लेक्चर्स आपको किस तरह के लग रहे हैं आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर्स आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल कैप्चर फिजिक्स से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।